Hello everyone, this is Rohit Kumar here, and you all are watching my economics class. This is the second part of economics, chapter 1, video The Story of Village Palampur. Today I shall try to explain the various topics in this video, so I hope you will get benefit after watching this video. So let's start. In our previous video, I have finished my last pointage here. Today I shall explain this point, farming in पालमपुर. पालमपुर में खेती. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है लैंड इज फिक्स. लैंड जो है वो फिक्स होती है, उसे हम ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. बट हम क्या है कि लैंड का जो अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया है उसे कल्टिवेटेड लैंड एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा होना पॉसिबल है. आगे इसमें आएगा डिस्क्रिप्शन में. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर गांव का जो मेन एक्टिविटीज़ थी वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मिंग था. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड. पालमपुर गांव के लगभग 75% पीपल्स ऐसे थे जो अपने जीवन यापन के लिए खेती पर ही डिपेंडेंट थे. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. वे या तो किसान थे या खेतों में काम करने वाले श्रमिक लोग थे. द वेलबींग ऑफ दीज पीपल्स इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. इन लोगों का जो ये लोग पूरी तरह से फार्म से रिलेटेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो थी उन्हीं में क्लोजली रिलेटेड थे, यानी उन्हीं से पूरी तरह से कनेक्टेड थे. बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि इन लोगों को अपनी फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी रही होंगी. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. अभी हमने बताया ही है कि लैंड एरिया जो है वो कल्टिवेशन वाला फिक्स होता है. सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन. 1960 तक पालमपुर गांव में जो लैंड एरिया था कल्टीवेशन का उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था. एक्सपेंशन यानी कोई वृद्धि नहीं हुई थी. आगे बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू वेस्ट लैंड. और 1960 के बाद वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था, न्यू टाइप के इंस्ट्रूमेंट आने लग गए थे, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रैक्टर्स हैं, मशीनें हैं और सिंचाई की मशीनें हैं. इसके साथ साथ जो है स्प्रे मशीनें, स्प्रिंकलर हैं, डिफरेंट टाइप की वेरियस मशीन्स आ गई थी. सोन की अलग, हार्वेस्टिंग की अलग मशीनें आ गई थी, तो जिनकी वजह से पालमपुर गांव का भी जो है विकास हुआ और वहाँ पर जो वेस्ट लैंड है उसको भी कल्टिवेटेड लैंड एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. इसके बाद वहाँ पर ऐसी कोई ज़मीन नहीं बची रह गई जिसको न्यू लैंड ऑफ कल्टीवेशन के रूप में कन्वर्ट किया जा सके. आगे यहाँ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. लैंड को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हेक्टेयर होती है. दो इन द विलेज यू मे फाइंड द लैंड एरिया इज बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गट्ठा एक्सेट्रा. इसके अलावा गांव में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की लोकल यूनिट्स के रूप में भी हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि कहीं पर बीघा, कहीं पर गट्ठा, ये भी जो है वहाँ पर भूमि को नापने की इकाई के रूप में यूज होती हैं. 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. 1 हेक्टेयर का मतलब एक स्क्वायर एरिया जिसकी वन साइड जो है 100 मीटर के इक्वल हो, वो आपका 1 हेक्टेयर होगा. ऐसा स्क्वायर जिसकी एक स्क्वायर की एक भुजा जो है 100 मीटर है, ऐसा स्क्वायर लैंड एरिया 1 हेक्टेयर होगा. आगे आता है सेकंड पॉइंट. इज देयर अ वे, दैट्स इट. इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा पैदावार की जा सकें.
तो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि पालमपुर में जिस तरह की फसलें उगाई जाती थीं, जिस तरह की वहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल थीं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पालमपुर एक ऐसा गांव लगता है जो वेस्टर्न यूपी के गांव से गांव है, उसी टाइप का एक गांव ये पालमपुर लगता है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में इस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर गांव में लैंड एरिया जो है वो सारा लैंड एरिया ऐसा है जो कल्टीवेशन में यूज होता है, यानी वहाँ पर खेती की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। वहाँ पर कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं है जो बेकार हो रखी हो। आगे, ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में वहाँ पालमपुर गांव के लोग जो हैं ज्वार और बाजरा का प्रोडक्शन करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। और इन ज्वार और बाजरा जो है ये पशुओं के चारे के रूप में यूज होता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और उनके बाद में खरीफ सीजन के बाद वहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर तक आलू का सीजन चलता है, और उसके बाद विंटर सीजन जो आता है उसमें रबी क्रॉप्स बोई जाती हैं, जैसे कि वीट। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। रबी सीजन में बोई जाने वाली जो फसल है विंटर सीजन की वीट जो है, उसमें वहाँ जो किसान हैं पालमपुर गांव के, वे लोग अपने लिए जो उनका कंजम्पशन है, फैमिली का कंजम्पशन, उतना वीट अपने घर में रखें, और उसके बाद जो बाकी बचा सरप्लस है, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा जो बचता है, उससे अलग जो बाकी उनका प्रोडक्शन बच रहा है वीट का, उसे वे रायगंज की मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। ये पालमपुर की बात कर रहे हैं हम। आगे, पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। इसके अलावा पालमपुर का कुछ लैंड एरिया ऐसा है जो शुगर केन ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। और शुगर केन जो वहाँ पर शुगर केन की फसल ऐसी फसल है जो साल में एक ही बार काटी जाती है। दिया है ना, शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो शुगर केन ऐसी फसल है जो साल में एक ही बार काटी जाती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। गन्ना जो अपनी रॉ फॉर्म में और इसके साथ साथ जैगरी की फॉर्म में, जैगरी जो गुड़ जो खाते हैं हम, इन दोनों फॉर्मों में शाहपुर के ट्रेडर्स को बेचा जाता है। आगे, द मेन रीजन वाई farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। पालमपुर गांव के किसानों का मेन रीज़न ये है कि वहाँ वे लोग एक ही साल में 3 फसलें पैदा कर लेते हैं। उनका मेन रीज़न यही है कि वहाँ की इरिगेशन सिस्टम जो है, इरिगेशन यानी वहाँ की सिंचाई व्यवस्था जो है वो काफ़ी बेटर है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर गांव में विद्युत व्यवस्था जो है वो पहले ही डेवलप हो चुकी थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। और उसी का मेजर इम्पैक्ट, मुख्य फ़ायदा यही रहा कि वहाँ जो है इरिगेशन सिस्टम काफ़ी डेवलप हुआ। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। इससे पहले तक 1960 से पहले तक वहाँ पर के जो किसान थे वो पर्शियन व्हील का यूज करके, ये पर्शियन व्हील्स जो जिन्हें पहले रहट बोलते थे, उनका यूज करके वाटर को निकालते थे वेल से, और उसके बाद वो वाटर फील्ड में इरिगेशन के लिए यूज होता था। दिया है ना, यूज बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। ये इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। तो people saw that electric current tube-wells could irrigate much larger area of land more effectively। लोगों ने ये महसूस किया कि बिजली से चलने वाली जो ट्यूबवेल हैं उनसे एक ही समय में ज़्यादा लैंड एरिया को इरिगेट किया जा सकता है, सिंचाई की जा सकती है, और वो भी इफ़ेक्टिव तरीके में। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट।
पालमपुर गांव में पहली कुछ ट्यूबवेल्स को तो सरकार द्वारा ही लगाया गया था। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और जल्दी ही फिर पालमपुर गांव में लोगों ने अपनी पर्सनल निजी ट्यूबवेल्स लगानी स्टार्ट कर दी थी। As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. और जल्दी ही पालमपुर गांव का जो सभी लैंड एरिया था लगभग 200 हेक्टेयर्स का, वो इरिगेशन में उसकी पूरी तरह से इरिगेशन होने लगी थी। नॉट ऑल विलेज इन इंडिया हैव मच सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन। अभी जो हमने हाई लेवल इरिगेशन की बात की, ये सभी गांवों में ऐसी हाई लेवल इरिगेशन अवेलेबल भारत के नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द रिवरइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड। नदी घाटी के आसपास के इलाकों के अलावा कोस्टल रीजन्स जो हैं उनमें भी हमारे इरिगेशन सिस्टम अच्छा है। बट इन कंट्रास्ट प्लेट्यू रीजन्स सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन। लेकिन जो प्लेट्यू रीजन्स हैं उनमें हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो इतना अच्छे लेवल का नहीं है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। आज के समय में हमारा जितना भी टोटल कल्टिवेटेड लैंड एरिया है कंट्री का, उसका लगभग 40% से भी कम जो है वो इरिगेट हो पाता है। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। और बाकी जो बचा क्षेत्र लैंड एरिया है फार्मिंग का, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है रेनफॉल पर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लार्जली फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ज़्यादातर लैंड एरिया रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इट्स इम्पोर्टेंट दिस इज, ये यहाँ तक मल्टीपल क्रॉपिंग तक, यहाँ तक here. To grow more than one crop on a piece of land and during the year is known as multiple cropping. एक ही टाइम पीरियड में एक साल में दिया है, एक साल में एक से ज़्यादा फसलों को पैदा करना, वो भी एक सेम पीस ऑफ लैंड पर ही, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। दोबारा से सुन लो, एक ही साल के अंदर उसी ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलों को पैदा करना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। और ये अपनी उस दी गई भूमि पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का मोस्ट कॉमन वे है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। पालमपुर गांव के ज़्यादातर किसान अपनी ज़मीन पर कम से कम 2 मेन क्रॉप्स तो पैदा करते ही हैं। Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. पालमपुर गांव के ज़्यादातर किसान पिछले 15 और 20 सालों से तीसरी फसल आलू की भी पैदा कर रहे हैं। आगे यहाँ ये टेबल दी गई है, दैट्स इट। ये यहाँ पर कल्टिवेटेड एरिया की दी गई है ओवर द ईयर्स, किस तरह से डिफरेंट ईयर्स में कल्टीवेशन लैंड एरिया जो है वो बढ़ता चला गया। 1950 से 51 में हमारा जो कल्टीवेशन एरिया था वो 129 मिलियन हेक्टेयर्स था, जो कि 1990 से 1991 में कितना बना, 157। 2000 से 2001 में 156 मिलियन हेक्टेयर, और ये लगभग फिर इतना ही लगभग बना रहा। देखो यहाँ पर ये सेम दिया है ना लगभग, तो ये जो पीस में दिया गया है, ये पी मतलब दिया गया है प्रोविजनल डाटा, लगभग जो है अप्रॉक्स। इसका जो सोर्स है ये पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स 2017 है, और इसको कौन से डिपार्टमेंट से लिया गया है, इसको लिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंटों ने अपने इस डाटा को तैयार करने में मदद की है। यहाँ पर इस डाटा को देने का मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग में 129 है फर्स्ट वाला, और ये 157 सेकंड वाला, इन दोनों के बीच कुछ गैपिंग दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर दिखाता है कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में हमने किस तरह से लैंड एरिया को कल्टीवेटेड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद लैंड एरिया फिक्स हो गया, क्योंकि अब ऐसा लैंड एरिया बचा ही नहीं जो
अनकल्टिवेटेड हो और उसे हम कल्टिवेटेड लैंड एरिया में कन्वर्ट कर सकें। तो यानी 1950 से 1990 तक अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया कल्टिवेटेड लैंड एरिया में कन्वर्ट हो चुका था, इसीलिए यहाँ ये डाटा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये नीचे ये जो डाटा है ये ऊपर वाले ही डाटा का ग्राफ फॉर्म में दिया गया है। क्लियर है? दैट्स इट। आगे यहाँ आपके लिए कुछ होमवर्क है। ये रहा, यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। पालमपुर गांव में जो भी फसलें उगाई जाती हैं आपने उनके बारे में देखा ही होगा। तो ये टेबल आपको फिल करनी है होमवर्क में कि नेम ऑफ द क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें ग्रो की जाती हैं, किस मंथ में ग्रो होती हैं, मंथ हार्वेस्टेड, कौन से मंथ में वो काटी जाती हैं, और उनका इरिगेशन का सोर्स क्या है, पानी उनमें किस तरीके से लगाया जाता है। दैट्स इट योर होमवर्क। टुडेज होमवर्क फॉर यू। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? क्या इरिगेशन के और कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे कि हम एरिया को इंक्रीज कर सकें, और हो सकते हैं तो कौन से? आगे यहाँ yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. yield, it's important. yield means होता है उपज। तो yield यहाँ पर जो दिया गया है yield is measured, तो yield को एक ऐसे मेजर किया जाता है कि ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, दैट्स इट, ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। दिए गए जो ज़मीन का एक टुकड़ा है उस पर एक ही सीजन में जितनी भी क्रॉप प्रोड्यूस होती है वो उसका यील्डिंग कहलाएगी, उत्पादन कहलाएगी, उपज कहलाएगी। एक सीजन में एक ही ज़मीन पर जो फसल पैदा हो रही है वो उसका यील्डिंग कहलाती है। टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। 1960 के मिड टाइम पीरियड तक जो हमारा लैंड ऑफ कल्टीवेशन लैंड एरियाज हैं उनमें जो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज किए जाते थे, जिनकी वजह से हमारा जो कल्टीवेशन था उसकी यील्डिंग कम थी, ये उपज जिससे कम पैदा होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। जो हमारे पुराने तरीके के सीड्स थे, ट्रेडिशनल सीड्स थे, उनके लिए लो यील्डिंग वो दिया है ना यहाँ, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। जो पारंपरिक बीज थे जिन्हें हम खेतों में लगाते थे उनमें कम पानी की आवश्यकता होती थी सिंचाई के लिए। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। वहाँ उस समय में किसान जो हैं फर्टिलाइजर के रूप में काउ डंग और बाकी नेचुरल मैन्योर्स का ही यूज करते थे। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय दैम। और ये सारी चीज़ें किसानों के लिए वहीं आसपास अवेलेबल हो जाती थी जिन्हें किसानों को परचेज भी नहीं करना होता था। क्या काउ डंग परचेज किया जाता है? नहीं, तो वो वहाँ उनके पास अवेलेबल होते थे जिसको वो एज ए मैन्योर यूज करते थे, और ज़्यादा इरिगेशन भी वो रिक्वायर नहीं होता था। आगे यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन। The Green Revolution in the late 1960 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yield varieties of seeds. 1960 के बाद वाले टाइम पीरियड में, द लेट 1960, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसने इंडियन फार्मर्स को वीट और राइस का प्रोडक्शन कल्टीवेशन करने के लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स का यूज करने को कहा। Compared to the traditional seeds, the HYV seeds यानी high yielding variety seeds promised to produce much greater amount of grains on a single plant. जब लोगों ने कंपेयर करके देखा कि उनके जो ट्रेडिशनल सीड्स थे
और अब उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगाए हैं। तो दोनों तरीके के जो उनकी प्रोडक्शन हुआ उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स प्राप्त हुए, ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स उन्हें प्रोड्यूस हुआ। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। और जिसकी वजह से अब उसी ज़मीन पर जिस पर किसान जो है पहले ट्रेडिशनल सीड्स सोन करते थे और कम फसल पैदा होती थी, अब उसी जगह पर लोग ज़्यादा फसल पैदा कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड्स। High yielding variety seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result। ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं इन्हें पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, और केमिकल फर्टिलाइजर भी कम ही लगता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, दवाएं, जिनकी वजह से उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है, यानी ज़्यादा फसल पैदा होती है। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ज़्यादा फसल का यील्डिंग जो है पॉसिबल हो सकी, हाई यील्डिंग वर पॉसिबल, अधिक उत्पादन इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन थे किस किस का, HYV सीड्स का, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड। इन सब की वजह से ही गांव में ज़्यादा फसल पैदा होनी शुरू हो गई। लोग HYV सीड यूज करते, इरिगेशन भी अवेलेबल थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी और पेस्टिसाइड्स भी, और जिसकी वजह से इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया आफ्टर लेट 1960। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India। भारत में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के ही फार्मर्स ऐसे थे जिन्होंने वो फार्मिंग के मॉडर्न मेथड को यूज करना स्टार्ट किया था इंडिया में। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। इन क्षेत्रों के किसानों ने ही सबसे पहले इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स लगानी स्टार्ट की थी। एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। और इन्हीं क्षेत्रों के लोगों ने भारत में, कौन से, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, इन लोगों ने ही HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का फार्मिंग में उपयोग करना शुरू किया। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी like tractors, threshers, which made plugging and harvesting faster। इनमें से कुछ किसानों ने फार्म मशीनरी, खेती में यूज होने वाली मशीनें भी खरीदनी शुरू कर दी, जैसे कि ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं, जिनकी वजह से खेती, हार्वेस्टिंग जो है, फसलों की जो कटाई है वो ईजीली हो सके। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड ऑफ व्हीट। वे सब, उन सभी किसानों को गेहूं की ज़्यादा से ज़्यादा उपज पैदा करने के लिए रिवार्डेड किया गया। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पालमपुर गांव के जो किसान थे वो पहले ट्रेडिशनल वैरायटी का यूज करते थे, जिनकी वजह से उनकी जो फसल का उत्पादन था वो लगभग 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो पाता था। बट जब वे विद हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लेकिन जब किसानों ने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग करना शुरू किया तो उनका जो प्रोडक्शन था, यील्डिंग थी, उपज थी, वो 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक पहुंच गई। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। और ये व्हीट के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा लार्ज इंक्रीमेंट था। आप खुद ही देख सकते हैं, कहाँ तो पहले 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर पैदा हो रहा था और कहाँ अब 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर गेहूँ उसी ज़मीन पर पैदा हो रहा था। देयर फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट्स। अब किसानों के पास ज़्यादा अमाउंट में सरप्लस
बचने लग गया था, जिससे कि वो उसे मार्केट में बेच सकें। सरप्लस मैंने बता ही दिया था कि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जो अपने कंजम्पशन के बाद उन्हें मार्केट में बेचने के लिए एक्स्ट्रा हो। इन दिस वीडियो आई हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पॉइंट कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस।